वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है एग्री टाइम विद आकाश सर। और आज हमारे साथ हैं हमारे क्वांट के बेहतरीन टीचर जिनका नाम है राहुल मीना सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले बताइए, आप बहुत बेहतरीन हैं, बढ़िया हैं। सर आप भी ज़बरदस्त हैं। अरे बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो शो डिज़ाइन किया गया है बच्चों, मेनली इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जैसे कि अभी आपका IPS AFO का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आगे चल के FCI भी आने वाला है, बहुत से एग्ज़ाम होंगे। उस एग्ज़ाम से पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको हर एक सब्जेक्ट पर कैसे कमांड करनी है वो एक ही वीडियो में आपको पता लग जाए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्वांट की करने वाले हैं, और जो हमारा एग्ज़ाम है वो है IBPS AFO का एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि AFO का एग्ज़ाम हमारा अगस्त में होने वाला है, और इस बार जो चेंजेस किए गए हैं उन चेंजेस में आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश, उसको कैसे तैयार करें। तो राहुल सर, सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में है इस समय कि क्वांट में अगर बढ़िया कमांड रखनी है, समय भी हमारे पास कम है, तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम तैयार कर लें, हमारे नंबर भी अच्छे आ जाए और कम समय में हम अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकें। सर देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि किसी सफलता के लिए शॉर्टकट यूज़ नहीं करना चाहिए जी। पहली बात तो बच्चे देखो, परेशान आप लोग हैं क्योंकि यार आपका इस बार क्या कर दिया IBPS ने कि वैसे RRB का एग्जामिनेशन पहले होता है ना, लेकिन इस बार IBPS को पहले रख दिया गया है, तो कहने की थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ है, लेकिन डोंट वरी, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। तो एक राइट डायरेक्शन में एक मतलब बोलते हैं ना कि जो एक तरह से क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे सर ने कहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप लोग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भाग रहे हैं, तो देखिए पहली चीज तो ये होगी दोस्तों कि आप लोग थोड़ा सा अपने फाउंडेशन पर काम करें, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक्स में आता है आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट, उस पर थोड़ा काम करें पहले, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर से भी पता चल जाते हैं। जैसे बात करें स्पीड मैथ्स की, तो स्पीड मैथ्स में दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं कि भाई देखो, नंबर सीरीज, अब वो मिसिंग भी आ सकती है, रॉन्ग भी आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वैसे इनइक्वालिटी कहा जाता है। साथ साथ अगर बात कर ले हम लोग सिंप्लीफिकेशन की या फिर अप्रोक्सीमेशन की, तो इनमें से भी आ सकता है। तो 10 क्वेश्चंस आपको इस वाले पार्ट से मिलते हैं, किसी के भी 2 सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद सर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो DI दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर DI के लिए बच्चों को कुछ टॉपिक्स और भी जिन पर कमांड करना जरूरी है। ये सवाल मेरे मन में भी था सर। जब मैं तैयारी करता था स्टार्टिंग में, तो मुझे ये पता था कि DI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के लिए। अगर मैं DI कर लूँ तो कट ऑफ इजीली निकल जाएगी, तो मैं DI करने की कोशिश करता था, लेकिन DI सॉल्व भी नहीं होती थी। तो फिर अब जब मैं अपने साथ वालों को देखता था, वो DI फटाफट सॉल्व कर लेते थे। तो DI अगर हमें करनी है, हमें अपने 20-25 नंबर अगर अच्छे से सिक्योर करने हैं, तो और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बिल्कुल सर देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें DI की, तो DI के 4 सेट्स आते हैं जी, जिसके अंदर से मतलब 3 तो होते हैं ग्राफिकल, जिसमें मतलब पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, इन पर बेस्ड होता है जी। और एक होता है कैसलेट का। तो इनके लिए ना बेसिक्स तो एक तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आप उनको आना चाहिए। उसके अलावा हो गया कि परसेंटेज से फ्रैक्शंस का कन्वर्जन, जैसे मान लीजिए 37.5 है, उसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो भाई 3/8 होता है। वैसे ही 62.5% है, तो उसको फ्रैक्शन में अगर लिखे तो 5/8 होता है। तो बच्चों को ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके अलावा परसेंटेज टॉपिक होता है एक बेसिकली, है ना। बेसिकली मेथड से दोस्तों वो सीखने आपको जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि यार कोई नंबर किसी नंबर का कितना परसेंट है, कोई नंबर किसी से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, वो सब आपको आना चाहिए उसके अंदर। और एक होता है सर रेशो। तो ये 3 टॉपिक्स अगर उनको आते हैं बेसिकली, तो बच्चा DI को आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है सर, एक सवाल और मन में आता है कि जैसे मैंने सभी टॉपिक्स पढ़ लिए, अब सभी टॉपिक्स के बेसिक इक्वेशन भी मुझे आते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारी स्पीड के चक्कर में, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी स्लो रह जाती है, उस चक्कर में हम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है, हमें परसेंटेज अच्छे से आता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आता है, बट वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो अब क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर हमारे एग्जाम में अचीव कर सकें। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जितने भी AFO वाले बच्चे हैं, आप सबको यार एक बात कहना चाहेंगे कि आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जी, 50 नंबर के आते हैं भाई, आपके पास 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है ना, और आपको सारे क्वेश्चंस करना भी नहीं है। तो पहला तो ये कि सर उनका जो सिलेक्शन होता है क्वेश्चंस का, वो प्रॉपर होना चाहिए, और वो दिमाग में पहले से क्लैरिटी होना चाहिए कि यार मेरे को एग्जाम में जाने पर ये क्वेश्चन इस टॉपिक की मेरे को बनाना, दैट्स इट, ठीक है। और उसकी पहले से प्रैक्टिस कर लो। अब सर ने कहा कि स्पीड नहीं बन रही, सर बहुत सारे बच्चे ना स्पीड के लिए परेशान है। हाँ जी। बहुत सारे बच्चे कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही है। भाई देखो, स्पीड पर फोकस ना करो, सबसे पहले सर इनको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखना चाहिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स।
उसके अलावा अप्रोचेस बेहतर करो कि आप किस तरीके से चीज़ों को बना रहे हो, है ना। उसके अलावा एक्यूरेसी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है आपकी, तो पहले इन 3 चीज़ों पर काम करो। शुरुआत में टाइम लग रहा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बना रहे हो, उसमें 2 मिनट लग रहे लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। तो आप लोग जब बनाना सीख जाओगे ना, जब आपको चीजें पता चल जाएगी, तो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। उसके लिए आप टाइम टू टाइम क्विजेस लगाते रहा करो जी। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप है, उस पर ढेर सारी क्विजेस मिलेगी। और देखो, जरूरी नहीं है कि वो एएफओ की क्विज ही हो, अरे वो आईबीपीएस क्लर्क की हो, है ना, पीओ की क्विज हो आपके पास में, आपको क्वेश्चंस चाहिए वहां से, उनकी प्रैक्टिस करनी प्रॉपर्ली। तो सर इनको क्विजेस लगाने पर काम करना चाहिए, सेक्शनल मॉक लगाना चाहिए, इनको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना चाहिए बेसिकली, और धीरे धीरे टाइम के साथ इनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मतलब मेन चीज़ ये है कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतनी ही आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। अच्छा सर, अगर अर्थमेटिक की बात करें तो इस एग्जाम में अर्थमेटिक की क्या इंपॉर्टेंस है? सर देखो, ये एक तो ना बच्चे बड़ा हवा सा बना रखा है अर्थमेटिक का कि सर अर्थमेटिक नहीं आता, मेरे को वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे भाई है कुछ नहीं। अगर आपने परसेंटेज कर लिया और रेशियो कर लिया, सर अगर ये 2 टॉपिक्स पर इनकी कमांड बन गई ना, बोलते सर कि जैसे अर्थमेटिक की एक बिल्डिंग है ना, तो उसके 3 पिलर्स हैं। 3 पिलर्स में एक अपना रेशियो आता है, एक परसेंटेज आता है, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन, और उसकी जो नींव रखी जाती है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, वो होता है अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो कुछ चीज तो ये पहले से कवर कर चुका है। अब अगर आपने परसेंटेज रेशियो कर लिया, तो भाई उसके अलावा आप एज कर लोगे, पार्टनरशिप कर ले जाओगे, मिक्सचर एलिगेशन कर ले जाओगे, है ना, ये टॉपिक्स बड़े आराम से कर लोगे। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आप कर लो, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से बनेगा, इन्हीं पर बेस्ड है ना। उसके अलावा आप टाइम एंड वर्क वगैरह कर लो, ठीक है। और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बाकी पोर्शन परेशान कर रहा है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो करोगे वो ऐसा करना है कि यार इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मेरे को बनाना ही बनाना है। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है इसका, है ना, और जिसको आराम से आप टैकल कर लोगे। बस सर ये कि इनकी कंसिस्टेंसी जरूरी है ना। कंसिस्टेंट बच्चे को होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 4 दिन पढ़ेगा फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ेगा फिर छोड़ दिया। और अब अगर देखा जाए तो इनके पास जो टाइम बचा ना, वो दिन में बचा है अब। हाँ जी, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो उल्टी गिनती के चक्कर में परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे स्लो काम करते चलिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, उसके रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। और एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है, देखिए एग्ज़ाम डेट जल्दी आ गई है, और एक पॉजिटिव चीज़ ये है इसमें कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें आपको 2 महीने के से ऊपर का टाइम मिल रहा है। हाँ, हमेशा 1 महीने का टाइम मिलता था। तो हमारे मन में ये भी आता था कि हम प्री को भी लेके चले, मेंस को भी लेके चले, 5 घंटा प्री पढ़ लें, 5 घंटा मेंस पढ़ लें, ये बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा आता था। इस बार आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। आप अगर मेंस का कोई 1-2 सब्जेक्ट भी लेके चलोगे और पूरा फोकस प्री पे रखोगे, तो ये आप मान के चलिए कि आपको मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। क्योंकि जैसे प्री के दोगे फिर तो आपको प्री पढ़ना नहीं है, तो पूरा टाइम आप मेंस पे शिफ्ट कर दोगे, पूरा रिवीजन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए अगर टाइम कम मिला है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो भाई आईबीपीएस का नॉर्म्स है, लेकिन आप जो मेंस में टाइम देने वाले थे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा, वो आप पूरा प्री पे दे दीजिए, प्री को क्वालिफाई कर लीजिए, देन आप मेंस का रिमूव करिए। एक छोटा सवाल और मन में आता है कि जो मॉक टेस्ट ओवरऑल जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें नंबर काफ़ी कम बनते हैं। अगर मैं ओवरऑल प्री की बात करूँ, ओवरऑल प्री में नंबर कम बनते हैं। कम नंबर देख के हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे से मॉक लगा रहे हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसको कैसे टैकल किया जाए? वो जो बार बार डिमोटिवेशन आता रहता है, उसको कैसे हम टैकल करें कि हम हमेशा मोटिवेट रहें? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि अगर कोई भी अगर योद्धा भी है और वो बिना प्रिपरेशन के अगर लड़ाई में उतरेगा, जी ठीक है, तो उसका हारना तय है। बिल्कुल। तो ये बच्चे भी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो प्रिपरेशन पूरी हुई नहीं है, मॉक टेस्ट लगाने पहुंच गए जी, तो भाई धड़ाम से गिरोगे आप, है ना, और नंबर बिल्कुल नहीं बनने वाले उसके अंदर। कोशिश ये करो कि कम से कम आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए जी, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने पर जाओ आप लोग। और मॉक टेस्ट के अंदर फिर आप लोग क्या करा करो, जैसे क्वेश्चंस लगाने, जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसी टाइम से आप हैबिट अपनी ये डाल लो कि मुझे पेपर की स्क्रीनिंग करनी है। अब स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे क्वांट का सेक्शन है सर, तो बच्चे को पूरा सेक्शन देख लेना चाहिए, चाहे उसमें 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लगा ना, लेकिन सारे क्वेश्चन को स्किप करके देख लो एक बार। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे कौन से वाले क्वेश्चन कहाँ पर है जिसको आपको बनाना है। जैसे कई बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कहीं छुपे हुए हैं, है ना, तो वो आपको पता चल जाएगा यार 5 सेट क्वेश्चन का ये रहा, नंबर सीरीज के क्वेश्चन कहीं और छुपे हुए हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन में सर देखने में दिक्कत आती है। तो उन क्वेश्चन को ना मार्क फॉर रिव्यू कर लो, पहली चीज तो ये। तो अपने पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज करो, पहली बात। और दोस्तों, नंबर कम आ रहे हैं तो यार उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि पेपर हम लोग पहली बार देते हैं, हमें गलतियां पता नहीं चलती है,
तो उस मॉक टेस्ट को देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसका प्रॉपर एनालिसिस करो कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, और जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ क्या उसमें टाइम इतना देना जरूरी है या इससे कम टाइम में भी मैं इसको बना सकता हूँ। तो उन चीजों पर थोड़ा सा काम करो और धीरे धीरे करके वो अगले मॉक टेस्ट के जरिए उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार होता चले जाएगा। तो सर मॉक टेस्ट के लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा उसका प्रॉपर एनालिसिस करेगा, क्योंकि होता ही है ना कि हमें जो कर रहे हैं वो तो पता है, लेकिन कई बार ना हमें अपनी गलतियां पता नहीं होती है, और गलती अगर समझ में आ गई आप सभी को तो बच्चे फिर सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो जब आप स्पीड अच्छी रख लिए हैं, आपको अगर पता है कि आपको मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाना है 50% सिलेबस के कंप्लीट करने के बाद, देन उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। ठीक है, एनालिसिस में ऐसा नहीं करना है कि आपने देखा कि आपके नंबर, मान लीजिए आपने मॉक लगाया और आपके नंबर बन रहे हैं 30-35, ठीक है, जनरली 30-35 नंबर। अब आप देखिए कि आपके किन किन टॉपिक्स से नंबर नहीं बने। जिनसे नहीं बने पहले उन टॉपिक्स को तैयार करिए, देन अगला मॉक टेस्ट फिर लगाइए। तो आप देखोगे कि हाँ, अगर आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से नंबर नहीं बने थे तो इस बार आपके बन जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक्स नहीं बनने, पूरे टॉपिक्स को तैयार करना है। टॉपिक वाइज अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपके मॉक टेस्ट में नंबर अपने आप बढ़ने लगेंगे। और एक और चीज़, सर ने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ने बताए हैं पहले उन पर कमांड कर लो। उससे जब आप उस हिसाब से जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। बिल्कुल। तब आपको आसान हो जाएगा कि अरे अब हमारे मैथ में 50 में से 25 नंबर तो आ ही रहे हैं, अब हमें 15 नंबर 40 तक पहुंचना है। आप दिमाग में एक बना के चलिए, 40 तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। 40 तक पहुंचना है। आपने देखा कि भाई 15 नंबर हम कहाँ से गेन कर सकते हैं। क्या हमारे अप्रोक्सीमेशन का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन का कहाँ से गलत हो रहा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का गलत हो रहा है, डीआई से गलत हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। और जब आपको पता लग जाएगा तो आपके नंबर अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं सब बातों को कंक्लूड करूं तो एक फ्रेशर बच्चा और एक रिपीटर बच्चा, रिपीटर मतलब जो 1-2 बार एग्जाम दे चुका हो, अच्छे से पढ़ के दे चुका हो, उन दोनों का माइंडसेट काफ़ी अलग होता है। तो इस समय एक फ्रेशर बच्चों को क्या करना चाहिए और एक रिपीटर बच्चों को क्या करना चाहिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर देखिए, जो फ्रेशर बच्चा है तो पहले तो उसे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया एग्जामिनेशन। बस आप लोग ना एक तो राइट डायरेक्शन में चलते चलो, और जो बेसिक बातें जो बता रहे हैं और जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में जो आपको बताएंगे, कि वो जो बता रहे हैं ना दोस्त, उसको फॉलो करते चलो, है ना। ऐसा नहीं कि सर ऐसा होगा तो उनने तो ऐसा बताया था, उनने ऐसा बताया था। भाई देखो, जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो उनकी बातों को फॉलो करो, जैसा वो बता रहे हैं वैसा करते चलो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले उनको निपटाओ। जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको रेड सर्कल के अंदर अभी फिलहाल के लिए डाल दो कि यार मैं इसको बाद में देखूंगा, पहले मैं इन पर अपनी ग्रिप बनाता हूं अच्छे से। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जरूरी है ना, कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जरूरी है। सोर्स कोई एक ही लेके चलना, कि ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को हम 2-2, 3-3 सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होना है, राइट। और एक ही चीज को 10 बार पढ़ने से मतलब नहीं बनेगा अलग अलग जगह से। हाँ, ये है कि एक ही चीज को एक ही जगह से 10 बार पढ़ोगे तो उसके रिजल्ट कुछ और निकलेंगे आपके पास। और दोस्त देखो, जो रिपीटर्स बच्चे हैं, तो रिपीटर्स बच्चों के मतलब ऑलमोस्ट सर उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है जी। अब उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर काम करना है, ठीक है। अपनी गलतियां पहचाननी कि किस किस टॉपिक से मुझे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उन टॉपिक्स की क्लासेस देखो, उनके कॉन्सेप्ट्स पर काम करो और उनके प्रैक्टिस करना, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आप लोग आराम से। और जो हमारा रिपीटर बच्चा है, जो 2-3 बार दे चुका है, उससे सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या फिर जो टॉपिक्स उसने पढ़े हैं उनकी कोई अप्रोच चेंज करनी चाहिए? सर देखिए, अगर वो रिपीटर बच्चा है तो उसको काफी सारी चीजें पहले से पता है। अब ये अगर वो मॉक टेस्ट लगा रहा है तो मॉक टेस्ट में उसको, इंसान को अपनी असलियत पता चल जाती है कि यार इस टॉपिक में क्वेश्चन में मैं हर बार उलझ रहा हूँ, या फिर इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे से हर बार बनती ही नहीं है। तो बेहतर होगा कि भैया उस टॉपिक की क्लासेस देख लो एक बार, है ना। और फिर जब मॉक लगाओगे तब देखो कि उसके क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे। मतलब धीरे धीरे करके वो एनालिसिस करके आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर। ऐसा नहीं कि मैंने तो पहले पढ़ रखा था तो उन्हीं चीजों को मैं फॉलो करूँ। भाई पहले पढ़ रखा था, उन चीजों के थ्रू रिजल्ट नहीं निकले ना, तो थोड़ी चेंज करो अपनी स्ट्रैटेजी। बस इतनी सी बातें हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है, आपको राहुल सर से कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट में उस सवाल को डाल दीजिएगा। हम राहुल सर के साथ एक और सेशन कर लेंगे, या फिर राहुल सर आपके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप तक वो आपके जो सवाल है उसका आंसर जरूर पहुँचा देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इस चैनल पर हम ऐसे बहुत से एपिसोड लाते रहेंगे, तो अपना सुझाव जरूर साझा करिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगता है।
इनके अलावा आपको नेक्स्ट एपिसोड किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, किस फैकल्टी के साथ चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी हम आपको मिलेंगे आपके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिएगा, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, किसी प्रकार का हेजिटेशन मत रखिएगा। ठीक है, और इनके अलावा चैनल को जो आपको जरूर सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बहुत चीज़ें खुद में बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई, तो बच्चों को भी बहुत चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। एंड बच्चों, फिर भी जो भी कोई डाउट बनता है तो ज़रूर पूछिएगा आप लोग, उसके प्रॉपर आपको आंसर ज़रूर से किए जाएंगे, और फीडबैक ज़रूर शेयर करना अपना। थैंक यू सो मच। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।